कब आएंगे ये लोग? कल से बिरजू के ठेले का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी कुछ ही देर बाद दो आदमी वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही धनंजय सेठ के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। धनंजय सेठ इधर उधर देखकर धीमी आवाज में बोला, अरे तुम दोनों कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एक आदमी सिर खुजाते हुए बोला, वो क्या है ना सेठ जी, तेज बारिश की वजह से हमें आने में थोड़ी देर हो गई। तभी दूसरा आदमी उत्सुकता से बोला, सेठ जी बात क्या है? आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। फोन पर भी आप कह रहे थे कि किसी का काम तमाम करना है। आखिर वो है कौन? तभी धनंजय सेठ शांत होकर बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे गांव में बिरजू नाम का एक लड़का है जो पहले बाजार में मछलियां बेचा करता था। पहला आदमी तुरंत बोला, हाँ हाँ सेठ जी, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। वही ना जो पहले बाजार में मछलियां बेचा करता था। दूसरा आदमी बोला, अरे सेठ जी, उसने तो आज से मछली बेचना ही छोड़ दिया है। अब वो बाजार में फिश करी का ठेला लगा रहा है और उसके ठेले पर तो लोगों की खूब भीड़ लग रही है। धनंजय सेठ बोला, हाँ, उसी को सबक सिखाना है। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिसे अपनाने के बाद वो खुद ही बाजार में अपना ठेला लगाना बंद कर देगा। धनंजय सेठ चारों तरफ नजर दौड़ाकर धीरे धीरे उन्हें अपना पूरा प्लान समझाने लगा। दोनों आदमी उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे। कुछ ही देर बाद दोनों के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। तभी पहला आदमी बोला, अरे वाह सेठ जी, कमाल का उपाय बताया है आपने। कल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने हमें समझाया है। अब बिरजू का ठेला ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। धनंजय सेठ मुस्कुराते हुए बोला, बस याद रखना, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर दोनों आदमी वहां से चले गए। धनंजय सेठ उनके जाते ही शैतानी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखने लगा और मन ही मन बोला, अब देखता हूँ बिरजू, कल तुम्हारा ठेला कैसे चलता है। उधर बिरजू खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और अंदर जाते ही मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, आज मेरी सारी फिश करी बिक गई। आज की कमाई उम्मीद से भी ज्यादा हुई है। माँ खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था ना बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम्हारी फिश करी का नाम पूरे इलाके में मशहूर होगा। बिरजू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माँ, ये लो आज की सारी कमाई, इसे अलमारी में रख दो और मेरे लिए जल्दी से खाना निकाल दो। आज तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, रुको बेटा, अभी निकाल देती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में चली गई और कुछ ही देर में बिरजू के लिए गर्मा गर्म खाना परोस कर ले आई। बिरजू भी बड़े मजे से खाना खाने लगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन सुबह सुबह जालकोरा में फिर से तेज बारिश हो रही थी। पूरी मछली मंडी बंद पड़ी थी, लेकिन बिरजू ने हार नहीं मानी। उसने हमेशा की तरह अपना फिश करी का ठेला बाजार के बीचों बीच लगाकर ग्राहकों का इंतजार करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वहां दो आदमी फिश करी खाने आए। उनमें से एक आदमी बोला, भाई, कल मेरा एक जानने वाला यहाँ से फिश करी खाकर गया था। वो आपकी फिश करी की बहुत तारीफ कर रहा था, इसलिए सोचा हम भी आकर एक प्लेट चखी ले। बिरजू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जरूर भाई, आप दोनों बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म फिश करी की एक एक प्लेट लगा देता हूँ। इसके बाद बिरजू कढ़ाई में रखी फिश करी को दोबारा गर्म करने लगा। कुछ ही पलों में उसकी खुशबू फिर से पूरे बाजार में फैलने लगी। कुछ ही देर में उसने दोनों के लिए फिश करी की एक एक प्लेट तैयार कर दी। दोनों बड़े मजे से फिश करी खाने लगे। कुछ ही देर में दोनों ने बड़े मजे से फिश करी खत्म कर ली। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें बिरजू के हाथों का स्वाद बेहद पसंद आया था। तभी उनमें से दूसरा आदमी संतुष्ट होकर बोला, अरे भाई, सच में तुम बहुत ही बढ़िया फिश करी बनाते हो, लेकिन हम दोनों यहाँ सिर्फ फिश करी खाने के इरादे से नहीं आए थे। ये सुनकर बिरजू एक पल के लिए हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। तभी दूसरा आदमी धीरे से बोला, कल राघव सर जी की बेटी की शादी है, इसलिए हम लोग अलग अलग जगह जाके खाने का स्वाद चख रहे थे। तभी एक आदमी के मुंह से तुम्हारी फिश करी की इतनी तारीफ सुनी कि हम खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाए।
तभी पहला आदमी जेब से कुछ पैसे निकालते हुए बोला, और ये लो एडवांस के कुछ पैसे, बाकी के पैसे शादी का काम पूरा होने के बाद दे दूंगा। इतना कहकर दोनों अपनी कार में बैठ गए और वहां से चले गए। बिरजू उन्हें जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे और फिश करी का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते शाम तक उसकी बनाई हुई सारी फिश करी बिक गई। ये देखकर बिरजू के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इसके बाद वो अपना ठेला समेटकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते बिरजू मन ही मन बोला, लगता है मेरी मेहनत अब रंग लाने लगी है। ये सब मेरी माँ के आशीर्वाद का ही फल है। अगर उनका साथ ऐसे ही बना रहा तो एक दिन हमारी सारी परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी। तभी अचानक सामने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बिरजू ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अगले ही पल दो आदमी उसके सामने आ गए और उसके हाथ में रखे पैसों को छीनने लगे। बिरजू घबराकर जोर से चिल्लाया, अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो, मेरे पैसे मत छीन के सो जाएंगे। लेकिन वे दोनों उसकी एक भी बात नहीं सुने। पैसे छीनते ही दोनों दौड़ते हुए वहां से भाग गए। इसके बाद बिरजू फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? उन पैसों में तो सेठ जी के एडवांस के पैसे भी थे। इतना कहकर बिरजू मायूस मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर बिरजू ने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बता दी। ये सुनकर उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे बेटा रो मत, कोई बात नहीं, वो पैसे तेरी मेहनत की कमाई थे, फिर से आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेरा काम चलने लगा है। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। बिरजू मायूस होकर बोला, लेकिन माँ, कल तो सेठ जी की बेटी की शादी है। अब मैं उन्हें क्या कहूँगा? उन्होंने मुझ पे भरोसा करके एडवांस भी दिया था। अगर मैं समय पर फिश करी नहीं पहुँचा पाया तो उनका भरोसा भी टूट जाएगा। माँ मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत कर बेटा, मैं हूँ ना, बस 2 मिनट रुक, अभी आती हूँ। इतना कहकर वो घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो हाथ में सोने का एक हार लेकर बाहर आई और बोली, बेटा, ये हार तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। इसे बेच दे या गिरवी रख दे। इससे जो पैसे मिले उनसे शादी का सारा सामान तैयार कर दे। किसी का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। ये सुनकर बिरजू बोला, नहीं माँ, ये पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ और उन्हें सारी सच्चाई बता देता हूँ। उनसे अपना पूरा पैसा ले लूंगा ताकि उनकी बेटी की शादी में फिश करी बनाने का वादा पूरा कर सकूं। माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, मैं कब कह रही हूँ कि इसे बेच दे। इसे सिर्फ गिरवी रख दे और उससे जो पैसे मिले उनसे शादी में अपना स्टॉल लगा लेना। शादी का काम पूरा होने के बाद सेठ जी जो पैसे देंगे उनसे इस हार को छुड़ा लेना। इसके बाद बिरजू अपनी माँ की बात मान गया। अगले ही दिन वो शादी में अपना फिश करी का स्टॉल लगाकर फिश करी बनाने लगा। कुछ ही देर बाद गर्मा गर्म फिश करी बनकर तैयार हो गई। उसकी लाजवाब खुशबू पूरी शादी में फैल गई। जो भी उसकी फिश करी खाता बस उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। देखते ही देखते लोग बड़े मजे लेकर फिश करी का आनंद लेने लगे। कुछ ही देर बाद बिरजू की बनाई हुई सारी फिश करी खत्म हो गई। इसके बाद वो आदमी स्टॉल के पास आया और मुस्कुराते हुए बिरजू को उसके पूरे पैसे दे दिए। पैसे लेकर बिरजू बहुत खुश हो गया। इसके बाद वो खुशी खुशी घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में जाते जाते उसकी नजर धनंजय सेठ के ढाबे पर पड़ी। वहां धनंजय सेठ उन्हीं दोनों आदमियों के साथ बैठा हंसते हुए बातें कर रहा था। ये देखकर बिरजू सब समझ गया कि उसके पैसे लुटवाने के पीछे धनंजय सेठ का ही हाथ था। तभी बिरजू के मन में एक जबरदस्त उपाय आया। वो जानबूझकर जोर जोर से बोलने लगा,
अरे मेरे जैसी फिश करी कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को ये राज ही नहीं पता कि जो भी अपना धन लेकर उस पुराने तालाब में डालेगा उसके सामने एक बहुत बड़ी मछली प्रकट हो जाएगी। और वही मछली ढेर सारी स्वादिष्ट मछलियां देती है। बस उन्हीं मछलियों से बनी फिश करी का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि जो एक बार खा ले वो जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूलता। इतना कहकर बिरजू खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। ये सब सुनकर धनंजय सेठ अपने दोनों आदमियों से बोला, समझे तुम दोनों, इसकी स्वादिष्ट फिश करी के पीछे यही राज है। तभी तो मैं सोच रहा था कि एक मामूली मछली बेचने वाला इतनी लाजवाब फिश करी कैसे बना लेता है। कल सुबह हम भी अपना धन लेकर उस पुराने तालाब में चढ़ावा चढ़ाएंगे, फिर देखते हैं वो बड़ी मछली हमारे सामने कैसे नहीं आती। ठीक अगले ही दिन धनंजय सेठ अपने दोनों आदमियों के साथ एक बड़ी सी पोटली में ढेर सारे पैसे लेकर पुराने तालाब के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपना सारा धन तालाब के पानी में फेंक दिया। तीनों बेसब्री से बड़ी मछली के बाहर आने का इंतजार करने लगे, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी पानी से एक भी मछली बाहर नहीं आई। ये देखकर तीनों ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि बिरजू ने ये सब जानबूझकर कहा था ताकि वे उसकी बात